जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट आउट क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स क्लास। ठीक है, ये कंप्लीट फिजिक्स क्लास रहेगी आपकी। चाहे आप हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है वो सीडीएस है या फिर सीए पीएफ है या फिर आप एनडीए ही एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इसके लिए जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारी की सारी आज कवर करूंगी। ठीक है, मैं एक एक चीज समझाऊंगी। एक हम क्लास करने वाले हैं जो कि हम प्रीवियस ईयर सीडीएस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस का जो क्वेश्चन लेवल है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको एक एक चीज बारीकी से समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की 6 to 12 की बुक भी है तो आप एक काम कर सकते हैं। 6 से लेके 8 तक के जितनी भी साइंस फिजिक्स की जितने भी उसमें एक्सरसाइज होते हैं या फिर कोई एक्टिविटी है, चाहे वो हमारा बायो में हो या फिजिक्स केमिस्ट्री में हो, उनको आप एक बार देख सकते हो। क्योंकि कभी कभी एक्टिविटीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल। ठीक है, ट्रेंडिंग में, इसलिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर करा ही दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में। ठीक है, और उसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और साथ ही में अगर इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है लेंथ। लेंथ की यूनिट को हम कैसे नापते हैं, तो हम इसको बोलते हैं हमेशा मीटर। स्मॉल एम। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं मास, तो मास को हम लिखते हैं, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको हम केजी भी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम तो आपको पता ही है, हम सेकंड्स में नापते हैं। नेक्स्ट अगर करें इलेक्ट्रिक करंट, तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है एम्पीयर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर टेम्परेचर की बात करूं, इसका होता है यूनिट कैलोरी, कैपिटल के। यहीं पे अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो ये आप याद रखना, अगर कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट पूछ ले, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हम करते हैं मोल से। ठीक है, ये होती है हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हम किस तरीके से यूनिट में डिनोट करते हैं। तो ये 6 है कुछ इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अगर नेक्स्ट में बात करूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, यहाँ पे लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी और इसके यूनिट की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आगे जैसे प्लेन एंगल हो गया। ठीक है, प्लेन एंगल, ये ना अलग से जोड़े गए थे कुछ क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं डिनोट, इसका यूनिट होता है रेडियन या फिर मीटर। ठीक है, यहीं पे एक और दूसरी चीज थी, वो थी सॉलिड एंगल। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, तो याद रखना इसकी यूनिट आ जाती है स्टेरेडियन। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एस आवर्स। ठीक है, ये दो चीज हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आती थी। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें कुछ डेरिव क्वांटिटी भी यहाँ पे लिख लेते हैं, डेरिव क्वांटिटी, और इसकी यहाँ पे यूनिट। ठीक है,
जैसे कि अगर सबसे पहला ले लें हम वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका आपको ये तो फॉर्मूला तो पता ही होगा, लेंथ इंटू लेंथ, यानी अगर हम मैं बोलूँ इसकी यूनिट तो m3 अगर, ठीक है। यही अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी, ओके, ये होता है 1/टाइम, ठीक है, 1/टाइम। अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ये बस हम एक बार क्वांटिटीज हम एक बार नजर डाल रहे हैं, ठीक है। वैसे आप अच्छे अगर एक दो बार इसे पढ़ते रहोगे तो आपको ये खुद ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारा होता है लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है हमारी ms, ठीक है। यहीं पे हम अगर एक्सीलरेशन की बात करूं, घबराना नहीं, इसके बारे में भी बाद में बताऊंगी। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका यूनिट होता है ms, ठीक है। यहीं पे अगर हम फोर्स का ले लें, फोर्स इसका होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। इसकी यूनिट को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम kgm, ठीक है। अगर यहीं पे हम वोल्टेज की बात कर लेते हैं, वोल्टेज, इसको हम लिखते हैं एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ हमारी क्वांटिटीज हो जाती है, और उसके साथ साथ इसके यूनिट्स, खासकर इसके यूनिट्स याद रखना। जरूरी नहीं है कि आप इसके फॉर्मूले पे जाएं, ठीक है, लेकिन इसके यूनिट्स जरूर याद रखना। यहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, वेलोसिटी हमने ऊपर पढ़ा कि ये होता है लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, लेकिन आप मुझे बोलोगे कि वेलोसिटी ये भी तो हमने पढ़ा था, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ओके। ये दो चीज याद रखना। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि व्हेन 1 किलोवाट कितना होता है, तो ये याद रखना 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। तो ये दो चीज हमें यहाँ पे लर्न करने वाली चीज है, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ कोई चीज है वन डायमेंशनल मोशन, तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, पहले हम इससे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज मोशन, ठीक है। मोशन क्या है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू अ पॉइंट। एक बार लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे। लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू अ पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक बस है, ठीक है। अब ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंची, यानी इसका मूवमेंट, इसका कुछ मूवमेंट तो होगा ना, इस पॉइंट से वो इधर पॉइंट पे आ चुकी है, ठीक है। यानी इसका क्या हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, सिंपली बोलूँ तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो कवर डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज याद रखना, इसको हम कहते हैं मोशन, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस एंड यहाँ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, अगर वो इस तरीके से आ रहा है इस पॉइंट तक, तो ये क्या है, इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। चाहे वो इस तरीके से आए या इस तरीके से, किसी भी तरीके से इस पॉइंट तक आ जाए, तो यानी जिस पॉइंट से चला है और जिस पॉइंट पे वो जा रहा है,
उसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से उठ के सेकंड पॉइंट पे आ गया। ठीक है, वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, चाहे वो इस तरीके से घूम के आ रहा है, चाहे वो इस तरीके से घूम के आ रहा है, चाहे वो इस तरीके घूम के आ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें आप याद रखिए। अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन में भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यहाँ होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ इक्वल टाइम में। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही मैं समय लगा रही हूँ पहुंचने में। ठीक है, यहीं पे अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, यानी नॉन इक्वल डिस्टेंस है और उसमें नॉन इक्वल टाइम, और उसमें कुछ टाइम लगा। ठीक है, नॉन इक्वल डिस्टेंस है और उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला तो सबको रटा ही होता है। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहीं पे अगर मैं डिस्टेंस का पूछ लूँ तो हो जाएगा स्पीड इंटू टी। अगर यहीं पे मैं पूछ लूँ टाइम का फॉर्मूला, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन एस, यानी स्पीड। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूले से हमें तीन फॉर्मूले याद होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड पूछ ले, एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। ठीक है, वैसे तो इसका सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डी अपॉन टी होता है। अगर यहाँ पे एवरेज है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये चीज भी हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो यहीं पे अगर स्पीड की बात होगी है तो वेलोसिटी भी दे सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ये होता है हमारा टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना समय लगा है, यानी टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले, कुछ तीन फॉर्मूले, स्पीड का हो गया, एवरेज स्पीड का भी देख लिया, और यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी का भी देख लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुनना, वन डायमेंशनल मोशन यानी वो एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरा ये बस था। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, यहीं पे अगर मैं टू डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो वो क्या होगा? जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे फुटबॉल फेंका। ठीक है, अब इसका टू डायमेंशनल कैसे? क्योंकि ये एक तो पहली चीज है ऊपर की तरफ भी गया है, और दूसरी चीज की कुछ इस प्रकार से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, यहीं पे अगर थ्री डायमेंशनल मोशन पूछ ले, जो कि इस प्रकार से मान लो ऐसे जा रहा है, तो ये मेरा आ जाता है बटरफ्लाई, याद करो। ठीक है, तो ये क्या है? एक थ्री डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे भी उड़ती है, ऐसे भी उड़ती है,
और इस तरीके जैसे इसका मन चाहेगा उस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे ये भी हमारा कवर होता है, ठीक है। मैंने डिस्टेंस की बात कर ली, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट की भी ऊपर बात की थी। यहाँ पे एक बार ऊपर चलते हैं, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा स्केलर क्वांटिटी का है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, ये जो था ये मेरा था स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये वेक्टर क्वांटिटी का है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि वो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी कवर होता है ना, ये भी देख लिया। स्पीड भी देख लिया हमने नीचे, यहीं पे हमारी स्पीड में भी लिख लेना, ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी देखिए हमने, ये हमारा वेलोसिटी जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इनको मत भूलना क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, इसका क्या मतलब, ठीक है। सिंपल बताती हूँ, अगर मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो वो है एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको मैं कहूंगी डिसेलरेशन, या फिर कह सकते हैं रिटेरिडेशन। ओके, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना इन दोनों टर्म में। यहीं पे मैंने एक्सेलरेशन की बात की, इसका क्या मतलब है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी ये बढ़ रही है, ठीक है। अगर इसका मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम, ठीक है। एंड ये होता है हमारा एम स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे अगर जैसे डिटार्डेशन था, डिटेरिडेशन, ये डिटार्डेशन है, तो यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। यहाँ ये मेरा नेगेटिव में हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी मेरी कम हो रही है इस फॉर्म में और वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बोथ की एसआई यूनिट की बात करूँ तो इसकी भी एसआई यूनिट यही होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की भी यही होती है यूनिट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, बोथ एसआई यूनिट, दोनों की एसआई यूनिट यही है, ठीक है, यानी दोनों के दोनों है मेरी वेक्टर क्वांटिटी की। अगर इसको ग्राफिक में भी देख लेते हैं मोशन को हम, तो ग्राफ बना लेते हैं। नेक्स्ट ले लेती हूँ स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म किस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है डिस्टेंस, एंड मेरा यहाँ पे है टाइम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में मैंने ऊपर क्या पढ़ा था, जिस तरीके से डिस्टेंस जाएगा, मतलब जितना डिस्टेंस होगा उतना ही टाइम लगेगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, ठीक है। यानी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। यही अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, यहाँ पे बता देते हैं, डिस्टेंस टाइम, तो ये है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, मुझे नो का आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर पढ़ा था कि जो मेरी नॉन, हाँ ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अगर इसको सिंपल बनाना चाहो इस तरीके से बना लो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना दोनों में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यूनिफॉर्म मोशन में, अगर वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी की भी ग्राफ देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे है मेरी वेलोसिटी और यहाँ पे है टाइम, ठीक है। ये है मेरा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इसका एकदम पैरेलल बनेगा टाइम, ठीक है। ये चीज याद रखें। तो मैंने अभी कवर कर लिया ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम का, और साथ ही साथ मैंने वेलोसिटी एंड टाइम को भी कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बोल लो। एक होता है हमारा v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बोले डिस्टेंस, यानी ए टी, ठीक है। एंड ये हो जाता है, अब ये तीन फॉर्मूले हैं क्या क्या चीज, इनका टर्म भी लिख लो साथ ही साथ। यहाँ पे v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है वेलोसिटी, ठीक है। यहीं पे अगर u की बात करूँ तो u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहीं पे अगर t की बात करूँ तो ये है टाइम इंटरवल, और s हमारा है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए तीन फॉर्मूले याद रखने के। यहीं पे अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड, एंगुलर डिस्प्लेस, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल विच इज सबटेंडेड बाय पोजीशन, एंगल विच इज subtended by position vector at center of circular arc. इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट हो जाता है हमारा रेडियन, जिसको हम ये, ठीक है। यहीं पे अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ले, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हमारा हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका भी यूनिट हमारा रेडियन ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज
ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, और इसका भी हमारा रेडियन अपॉन एस हो जाता है यूनिट। अगर इसके मैं यूनिट की बात करूँ तो ये हो जाता है हमारा रेडियन अपॉन एस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ फोर्स की बात, ठीक है, तो फोर्स मेरे कुछ दो तरह के हैं। एक है मेरा कांटेक्ट फोर्स, और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों क्या चीज है? कांटेक्ट फोर्स है जहां पे मुझे हाथ से प्रेस करना पड़ रहा है। ठीक है, जब मैं कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो है मेरा कांटेक्ट फोर्स। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स है विदाउट एनी फोर्स, वो चीज गिर रही है, यानी यहाँ पे मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो जाती है, जैसे पेड़ से एप्पल गिरा। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे मुझे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? तो ये चीज याद रखना, दो ऐसी सिंपल सी चीज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूटन की बात। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इन्होंने एक चीज कही थी, फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, यही पे अगर मैं लॉस की बात करती हूँ कि लॉस से क्वेश्चन तो इस बार भी बने थे, चाहे वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही क्यों ना। ठीक है, तो सिंपल सा हम न्यूटन के सारे लॉज पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि न्यूटन ने सबसे पहला लॉ क्या दिया था? फर्स्ट लॉ की बात करें तो आप हमेशा कार में कभी कभी ना कभी तो कार में ट्रेवल किया होगा, या फिर बस या फिर ऑटो वगैरह में आपने ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और यहाँ पे मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। ठीक है, जिस स्पीड में मेरी कार चल रही है वो मेरी मान लो 50 पे है। ठीक है, अगर अचानक से मैं ब्रेक लगाती हूँ यानी ये आ जाएगी 0 पे, है ना? उस टाइम में जो मैं आगे की तरफ मूव करूंगी, देन बैक टू अपने सीट पे आऊंगी, तो ये जो मेरा फोर्स होगा, जो कि मैं इस तरीके से जाऊंगी और वापस इस तरीके से बैठ जाऊंगी यहाँ पे, इस तरीके से जाऊंगी आगे को, और इस तरीके से मैं वापस अपने सीट पे आ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो सीट बेल्ट पहनी है, तो मुझे तो आगे को धक्का लगेगा ही नहीं ज्यादा, मतलब लगेगा लेकिन मैं बैक टू आ जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये इसका फर्स्ट लॉ था, और ये है मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हमारे साथ। फर्स्ट लॉ की बात होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया है। मैंने इनर्शिया के बारे में क्या बताया? कि मैं एक रेस्ट पे थी, मतलब मैं गाड़ी में चल रही हूँ 50 की स्पीड पे है। ठीक है, लेकिन मैं एक एवरेज रेस्ट पे हूँ। ठीक है, जिस तरीके से ब्रेक लगेगा और 50 से सीधे 0 पे आएगा, तो मेरा जो मूवमेंट होगा आगे बढ़ के बैक टू माई सीट, वो क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल से लैंग्वेज में। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Inertia is the tendency of an object to resist being
moved, or if the object is moving to resist a change in speed or direction until an outside force acts on object. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉ में यही बताने की कोशिश की है, जिस तरीके से मैं अभी रेस्ट पे होंगी, ठीक है। और इस तरीके से वो जो आगे की फोर्स लगेगी, चाहे वो मेरा गार्ड ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेक लगाया हुआ है ना, इस तरीके की जो फोर्स लगेगी आगे को जाके मैं बैक टू सीट आ रही हूँ, ये मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ लीनियर मूवमेंट की, यहाँ पे लिख लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है, यहाँ पे है कि कितना मोशन कंटेन है मेरी बॉडी में, ठीक है, ध्यान से सुनना, कितना मोशन कंटेन है मेरी बॉडी में, इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन में, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन बॉडी, ठीक है। और ये मेरी होती है वेक्टर क्वांटिटी की, और इसको मैं किस चीज से डिनोट करती हूँ, वो है कैपिटल P। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मान लो मैंने जिस स्पीड से अपने हाथ से मैंने बॉल फेंकी, ठीक है, जिस स्पीड से मैंने बॉल फेंकी उसी स्पीड से वो मेरे हाथ में भी गिरी। अगर मैं हल्के से बॉल फेंकती हूँ तो आपने देखा होगा बॉल बड़े आराम से गिरती है, ठीक है, इतना हाथ में चोट भी नहीं लगता। लेकिन अगर वही बॉल मुझे कोई स्पीड से दे इस तरीके से, तो वो मेरे हाथ में चोट पहुंचाएगी, ठीक है। तो यही एक है, अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो इसको आप लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportion to external unbalanced force applied on ball, ठीक है। जिस स्पीड में मैं बॉल फेंकूंगी उसी स्पीड में वो मेरे पास भी आएगा, इतना ही स्पीड में मुझे चोट भी लगा सकता है, ये कैच भी अच्छे से हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल से धीरे स्पीड में फेंक रही हूँ तो इसके साथ साथ क्या होगा, ये टाइम भी कम ले है ना, मतलब सॉरी टाइम ज्यादा लेगा, है ना। क्यों, क्योंकि मान लो मैंने ये बॉल ली और इसको मैं फेंक रही हूँ आराम से, तो ये जो टाइम भी ज्यादा लेगा और इसकी स्पीड जो कम होगी तो मेरा वो जो हाथ में बॉल आएगा वो बड़ा धीरे होगा, ठीक है, मुझे इतनी चोट भी लगेगी। लेकिन अगर यही चीज यही बॉल में बड़े स्पीड में फेंकूं, और यानी उसमें टाइम कम लगेगा और वो मेरे हाथ में भी चोट पहुंचा सकता है, ठीक है।
तो ये सिंपल सी चीज याद रखना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके से अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं यहीं पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या कहता है, जैसे कि मैं चल रही हूँ, ठीक है, बड़ा प्यार पैर बन गया, एक मिनट, मान लो ये शूज है, ठीक है। जिस तरीके से मैं चल रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी, तो यहाँ पे अगर मैं आगे की तरफ फोर्स बढ़ा रही हूँ, यानी यहाँ जमीन पे भी तो कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, फोर्स लगा के, अपनी ताकत लगा, कोई तो चीज होगी नीचे जो कि पीछे की तरफ जा रही है, तब जाके मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जैसे कि आप चलते हो ना, तो आप पैर देखोगे, आप चलते हुए, तो आगे की तरफ आप जो चल रहे हो, तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगा है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और यही है मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन बॉडी exerts force on second body, the second body मिटा देती हूँ, so equal and opposite force on the first body। अगर एक और बार मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताऊं, जैसे कि मालूम किसी को गाल पे चांटा मार, ठीक है, तो जितनी स्पीड में आप थप्पड़ मारोगे, जितना तेज मारोगे ना, उतना ही आपके हाथ में भी दर्द होगा, ठीक है। कभी देखना, जब आप स्पीड में किसी को मारते हो, मतलब चटे दिन ही मारते हो, तो आपके हाथ में क्या झन करके होता है ना। तो ये चीज भी हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि एक बॉडी जितना फोर्स लगा के सेकंड बॉडी पे लगाएगा, उतना ही वो सेकंड फोर्स सेकंड बॉडी पे उसको नुकसान पहुंचाएगी। चाहे वो मैं चल रही हूँ, तो मैं जिससे आगे चल रही हूँ, तो उतना ही सेकंड बॉडी यानी जमीन जो है वो नीचे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मेरा लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी था, ये भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया। कंफ्यूज मत होता, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो चीजें समझाई गई है कि एक बार अगर मैंने चांटा मारा, जितने स्पीड में, जितने फोर्स से मार रही हूँ उसको, तो उतना ही मेरे हाथ में भी लगेगा, ठीक है। यहीं पे उन्होंने लॉ ऑफ फ्रिक्शन की भी बात की थी कि जितना मैं आगे की तरफ अपने पैर बढ़ा रही हूँ, तो उतना मेरी पीछे नीचे की तरफ जो है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखना, कभी भी सिल्क का जो धागा होता है ना, अगर आप सिल्क के धागे को बांधने की कोशिश करोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने सिल्क का धागा लिया, अगर मैं उसको बांधने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, फूलने लग जाता है, ठीक है। वो जल्दी से बंध नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन होता है ना, बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। यही अगर मैं कोई कॉटन का कपड़ा लूंगा, तो उसको बांधू, तो बहुत ही जल्दी बंध जाएगा, ठीक है। ये बंध जाएगा या फिर गुद जाएगा, बोलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि सिल्क का जो धागा होता है उसे बांधते हैं तो वो फिसलने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम है। यही चीज अगर मैं कॉटन के साथ करूँ, तो वो बहुत ही जल्दी बंध जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन मेरा ज्यादा है, ठीक। इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे सारे लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट अगर हम बोले वर्क डन का फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता ही होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है मैंने ऊपर समझाया है, एक और बार देख लेना। एंड वर्क डन को इसको हम स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट, तो वो याद रखना जूल है,
जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मेरे से सी जी एस यूनिट पूछ ले, सी जी एस यूनिट, तो ये भी देख लेते हैं, ये है वर्क्स। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन के बाद। मैंने ऊपर मोशन की बात कर ली, मैंने ऊपर फोर्स की भी बात कर ली, लेकिन हमारा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बच गया। सिंपल सी चीज मैं बताऊं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि डिपेंड नहीं करती है पाथ। ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोइड। जो जिस जैसे कि मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या फिर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो ये मेरी पाथ पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया। यहीं पे अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये मेरी डिपेंड करती है पाथ पे। ठीक है, डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ठीक है, जैसे कि अ, इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये है मेरा ए ऑब्जेक्ट और ये है मेरा बी ऑब्जेक्ट। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट जा सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन यही चीज अगर मैं घूम के इस तरीके से जाऊं, तो यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। ये मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं पाथ पे जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करो, तो यहाँ पे मैं पाथ पे नहीं जाऊँ। ठीक है, तो ये मेरे कुछ दो टर्म है, ये याद रखना फोर्स के बारे में, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने यहाँ पे वर्क डन पढ़ा दिया है, इसके साथ साथ देख लेते हैं हम एनर्जी के बारे में। यहाँ लिख लेते हैं एनर्जी। ये एक स्केलर यूनिट है और क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट की बात करूं, तो ये हमारा एसआई यूनिट इसका है जूल, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, और सी जी एस यूनिट है इसका अर्थ। ठीक है, इसमें एनर्जी भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आपको पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी, तो बॉडी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही है, कि उसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एक है मेरी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, अगर वो मोशन पे है, जैसे यहाँ पे बना लेते हैं, ये है एक बॉडी, अगर ये मोशन पे है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी लग रही होगी, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बॉडी मेरी रेस्ट पे है, ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, एम क्या है, यहाँ पे मास ऑफ बॉडी है, और वी मेरा वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर यहीं पे मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, तो उसमें एक होता है पोजीशन और एक होता है कॉन्फ्यूरेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके भी दो प्रकार है, एक है मेरा पोजीशन, ठीक है, और एक है
कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे है, ये आपने देखा होगा धनुष, ठीक है। मैं पीछे की तरफ जितना फोर्स लगाऊंगी उस तरीके से जो तीर होगा वो आगे की तरफ उतने ही फोर्स में जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन फोर्स, ठीक है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं जो कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी में ही आ रही है, यानी मैं जिस प्रकार से जिस पोजीशन में यहाँ पे बॉल को फेंकूंगी उसी तरीके से ये ऊपर जाएगी, ठीक है, उसी पोजीशन में जाएगी। तो ये मेरा कहलाता है पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये दो चीज याद रखना। यहीं पे इसका फॉर्मूला होता है एम जी, ठीक है। यहाँ पे एम है मेरा मास ऑफ बॉडी, जी है मेरा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है मेरा हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कवर। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ये कहते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, राइटिंग थोड़ी बेकार हो गई, फिर से लिखते हैं। एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी कहीं कभी ना ही क्रिएट की जाती है ना ही खत्म की जाती है, बस इसमें क्या होता है चेंज, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप तो डेली लाइफ में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके साथ होती होगी, आप देखते होंगे। यहाँ पे तो सिंपल सी चीज है कि एनर्जी कहीं ना क्रिएट होती है ना ही कहीं पे डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी कभी राइडिंग अ बाइसाइकिल चलाऊं, ठीक है, तो मेरी जो मस्कुलर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं खाना खा रही हूँ तो उसमें भी तो एक एनर्जी लगी रहना, यही मेरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ, पावर का क्या मतलब है? आप कितने कम टाइम में वर्क डन कर सकता है, ठीक है, यानी वो कितना पावर लगा रहा है, कितने कम टाइम में वो यही काम कर रहा है। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये एक काम कर रहा है 2 घंटे में, ठीक है। यहीं पे दूसरा व्यक्ति है, ये सेम ही काम कर पा रहा है 6 घंटे में, यानी इसकी पावर ज्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में वही वर्क कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। तो सिंपल रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर बोल लो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वाट। और यहाँ पे हम इसे हॉर्स पावर के नाम, एक हमारी हॉर्स पावर यूनिट भी होती है, ठीक है, ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हॉर्स पावर, यही होता है, हाँ। ये मेरी कितनी होती है, 1 हॉर्स पावर होती है, इक्वल टू 746 वोल्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, कभी एमसीक्यू में आ ही जाता है। अगर मैं पावर के फॉर्मूले की बात करूँ, यानी कितना वर्क डन हो रहा है कितने टाइम पे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है।
और वर्क डन का ऊपर शायद फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पावर। 1 किलोवाट की बात करूं, मैंने ऊपर जो 1 किलोवाट लिखा है पहली स्लाइड में सबसे ऊपर, यहाँ चलते हैं। ये तो ये भी याद रखना, 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10, यहाँ पे 6 है, ठीक है जूल। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे 10 के ऊपर आपको 5 दे देंगे, या फिर सिर्फ 10 दे देंगे, या फिर 10 6 देते हैं, या फिर 10 8 दे देंगे। तो कभी भी कंफ्यूज मत होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हमारा तो 10 6 है, ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखना, छोटी छोटी चीज होती है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। यहाँ पे एक और बार लिख लेते हैं हम लोग, 1 किलोवाट, जिसको हमने ऊपर देखा किलोवाट आवर कितना था, वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। यहीं पे अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं, इसका कितना जूल है, तो यही याद रखना, ये 186 जूल है, ठीक है। यहीं पे अगर न्यूक्लियर एनर्जी आ जाए क्वेश्चन में, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी देख लेते हैं। ये है मेरा, जिसको हम ईवी से डिनोट करेंगे, ये है 1.6 इंटू 10 - 16 जूल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, तीन चीज याद रख लेना। और अब कुछ वेरिएशन ग्रेविटेशनल फोर्स के देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं, यहाँ लिख लो मेरे साथ साथ, डिक्रीज विद हाइट और डेप्थ। एक चीज इससे पहले, मैक्सिमम होता है एट ओ, ठीक है, ये याद रखना। देन नेक्स्ट याद रखना, मिनिमम एट, सबसे कम कहाँ पे होगा, मिनिमम एट इक्वेटर, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पे ज्यादा है तो सबसे कम होगा इक्वेटर पे, जो कि हमने ज्योग्राफी की क्लास में अच्छे से कवर किया है कि इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी की भी क्लास लेनी है तो वो मेरे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि डिक्रीज होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, डिक्रीज इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे ये कुछ तीन पॉइंट याद रखना, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हमने मोशन पढ़ लिया, ग्रेविटेशन पढ़ लिया, साथ ही साथ केपलर्स, क्या है, एनर्जी भी कंप्लीट है मेरा, और साथ ही साथ हम पढ़ते हैं हीट, देख लेते हैं। हीट के बारे में भी एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखते हैं हीट, ठीक है। हीट की एसआई यूनिट याद रखना, ये होती है हमारी जूल।
अगर यही मैं हीट में जाऊं, टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, तो ये मेरी होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दी, वो क्या है, केल्विन, ठीक है। अब मेरा जो टेम्परेचर है ना, इसके भी कुछ स्केल्स होते हैं, ठीक है, स्केल, जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे लिख लो, एक होता है सेल्सियस, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ, इसको आप जरूर लिख लेना, जैसे यहाँ पे है ये, यहाँ पे सबसे पहला है वाटर बॉय, वाटर फ्रीज एंड एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ लिख लेते हैं वाटर बॉयल, वाटर फ्रीज, और यहाँ है एब्सोल्यूट जीरो। ये है मेरा केल्विन, ये है मेरा सेल्सियस, और ये है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि वाटर फ्रीज की क्या होगी डिग्री केल्विन में, इसकी कुछ डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, ये हम लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लू ले लेती हूँ, तो ये याद रखना, ये है मेरा 373, यहाँ पे यही चीज मेरी 100 सेल्सियस डिग्री हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोलूँ तो ये 212 डिग्री, वाटर फ्रीज की बात करूँ तो 273 से 15, ये हो जाती है 0 डिग्री, और ये है मेरी 32 डिग्री। एब्सोल्यूट जीरो पे ये जीरो ये हो जाती है, ये मेरी -273.15 हो जाती है, और ये हो जाती है -459.67, ठीक है। तो ये कुछ डिग्री याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस में, तो हमें याद आना चाहिए कि वो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वाटर पॉइंट वो वाटर बॉयल पूछ लिया जाए केल्विन में, तो वो मेरा 373 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने स्केल्स पढ़ा है, उसके साथ साथ मैंने इसके कुछ 3 यूनिट्स भी आपके कवर करा दिए, ठीक है। अच्छा, एक मोर इम्पॉर्टेंट है, एक और चीज इम्पोर्टेंट है, ये है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये याद रखना, मेंस के मान लो यहाँ पे है वाटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया हाथ, तो आपने कभी हाथ डाला होगा पानी पे, जब आप हाथ को जब आप पानी को प्रेस करते हो, उस टाइम ये जो फोर्स लग रहा है आपके हाथ में, जो फील होता है, उसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है जो कि क्वेश्चन में आया था, ये भी याद रखना। या फिर आप इसे बोल लो बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो ये
याद रखना दोनों टर्म ये सेम ही चीज है, इसका लॉस बोल दिया मैंने। तो ये मेरा बायोन फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि मैं वाटर को प्रेस कर पा रही हूँ उस टाइम पे मुझे फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ईवी वेव्स देख लेते हैं। हमारी होती है ई एम वेव्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली है रेडियो, देन आती है माइक्रो, देन इंफ्रारेड, देन होती है विजिबल, देन होती है अल्ट्रा, देन होती है एक्स रे, और फिर होता है मेरा लास्ट गामा रेज। एक इसमें याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि किस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, कभी ये पूछ लेते हैं, कभी लो फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं। तो याद रखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर हाई फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो वो मेरा मैक्सिमम कहाँ पे है, वो गामा रेज में, और लो मेरा है रेडियो में। यहीं पे अगर मैं साथ में बात कर रही हूँ वेव लेंथ की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेव। तो वेव सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो हाई होता है इसमें, हाई बोलो या मैक्सिमम बोलो। और यही चीज सबसे लो होती है मेरी गामा में, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना कि वेव सबसे ज्यादा कहाँ पे हो पाई जाएगी, वो मेरी रेडियो है। देन यहाँ पे सबसे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और सबसे कम है मेरी गामा रेस में। यही चीज फ्रीक्वेंसी में है, फ्रीक्वेंसी में उल्टा हो जाता है, लो से ये बढ़ता रहता है और हाई जाके गामा रेस में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एल्बिडो के बारे में सुना होगा। एल्बिडो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। एल्बिडो ये है कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट यानी वापस से रिफ्लेक्ट करना। कभी मैं बोलूं जैसे कि स्नो है, ठीक है, स्नो है ना, ये तो वाटर इंडिया, जैसे कि यहाँ पे स्नो की लेयर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो यानी सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट किसमें होएगा, मान लो सन की रे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट किसमें होगी, तो वो मेरे स्नो में हो। कभी कभी ना एल्बिडो पे एक क्वेश्चन आया था, शायद यूपीएससी के एग्जाम में आया था कि चार पॉइंट्स थे और उसमें लिख रखा था कि एल्बिडो रेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूँ। एक में अपना ग्रास ऑप्शन पे था, एक था स्नो था, और ऐसी कुछ कुछ टर्म्स थी। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, मेरी स्नो में होती है, और ग्रास तो शायद डाउन में ही था। इसमें दो तीन और भी थे, ठीक है। तो एल्बिडो याद रखना, ये मेरी रिफ्लेक्ट करती, रिफ्लेक्ट को बोला जाता है एल्बिडो, ठीक है। दूसरा टर्म बोलो रिफ्रैक्शन, यहाँ लिखती हूँ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ठीक है। वन मीडियम से आया और वो चीज मेरे दो मीडियम में जा रहा है, यानी एक यहाँ से आया और ये यहाँ और यहाँ को कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद पता ही है आपको। अब अगर हम बात करें कुछ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखते हैं कॉनकेव मिरर, और ये है मेरा कॉन्वेक्स, ठीक है। मेरे साथ साथ बना लो आप। ये है सेंटर, यहाँ पे है मेरा फोकल, डिनोट कर लो, और ये है यहाँ पे पोल, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है सेंटर, यहाँ पे आ जाता है फोकल,
और यहाँ पे आ जाता है 4। ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर किस चीज में हेल्प करता है? चलो यहाँ लिख लेते हैं। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। यानी ये अगर छोटी सी चीज है तो इसको मुझे बड़ा करके दिखाएगा, जिससे मुझे आसानी होगी देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है, ये है मेरी कन्वर्जिंग मिरर कहलाती है, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये मेरी डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी चीज को छोटी करके दिखाती है, ठीक है। यहीं पे अगर कुछ एग्जांपल्स ले लें तो यहाँ पे आ जाता है टॉर्च, सर्च लाइट, क्योंकि वो तो मुझे बड़ी करके दिखा रही है तो मुझे आसानी होगी देखने में। जैसे व्हीकल्स के हेडलाइन लाइट्स होते हैं, व्हीकल हेड लाइट, ठीक है। साथ ही साथ अगर शेविंग मिरर हो गया, क्योंकि वो क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। शेविंग मिरर हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज हो जाती है, मिरर। तो ये सारी चीज हो जाती है कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्जिंग करके दिखा रही है, बड़ा करके दिखा रही है, ठीक है। यही अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो वो छोटा करके दिखा रही है, यानी डाइवर्जिंग मिरर है। यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो वो मेरा हो जाएगा, माइक्रोस्कोप देखा होगा ना आपने? नहीं, एक बार नेट पे सर्च कर लेना कॉन्वेक्स मिरर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो ये मेरी रियल इमेज बनाती है और ये वर्चुअल इमेज होती है। यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, रियर व्यू। ये मेरी बना रही है यहाँ पे रियल, और ये है वर्चुअल। यही अगर मैं बात करूँ कॉनकेव लेंस की, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कॉनकेव, मैं लिख लेती हूँ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें एक चीज याद रखना, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर, वही मेरा कॉनकेव लेंस हो जाता है। सारी प्रॉपर्टी मेरी कॉनकेव लेंस वाली हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अब मैं बढ़ा रही हूँ लेंस। तो कॉनकेव लेंस में जो भी हमारी कॉन्वेक्स मिरर वाली प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मेरा डाइवर्जिंग हो जाएगा मिरर, यानी यहाँ पे छोटा करके देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। यही अगर मैं वर्चुअल सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, तो ये मेरा कॉनकेव मिरर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएगी, यानी कि कन्वर्जिंग करके। तो अगर इसमें कंफ्यूज कभी भी मत होना, आप बस एक मिरर याद, मतलब मिरर याद रख लेना, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको लेंस खुद ही याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका दोनों ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये कवर हमारा मिरर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला, ये होता है हमारा 1/v, 1/u, 1/f। ठीक है, जहाँ पे हमारा u क्या है, ऑब्जेक्ट है, और v हमारा इमेज है। ठीक है, अब अगर हम देख लें कि अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ तो इसमें किस तरीके से इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर ले लेती हूँ सबसे पहला। कॉनकेव मिरर, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो ऑब्जेक्ट, और उसमें किस तरीके से इमेज बनेगी, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा सबसे पहला है कि अगर इंफिनिटी है, इंफिनिटी, तो वो कैसा इमेज बनाए। तो याद रखना, इनफिनिटी कहाँ होगा, ये मेरा होगा फोकल पे। ठीक है, फोकल पे। यहाँ पे एक काम करते हैं, तीन चीज लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, साथ ही साथ लिख लेते हैं, चार्ट ही बना लेते हैं। चलो चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं मेरा ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पे है किस प्रकार से इमेज बनी। तो साइज ऑफ इमेज लिख लो, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बोलूँ, मैंने लिया है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी कहाँ पे बनेगा, तो वो मेरा बनेगा एट फोकस एफ, फोकस। ठीक है, तो मेरा फोकस होगा वहां पे मेरा बनेगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, हाईली डिमिनिश। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बियॉन्ड सी की, बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी जो है, बियॉन्ड सी में मेरा कहाँ पे होगा, यानी बिटवीन एफ एंड सी, ये मेरा बनेगा डी। ठीक है, यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट लूं एट सी, अगर मैं सी पे रखूं अपना कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे मुझे, ये तो सी है, सेम ही है सी, तो यहाँ पे मुझे कौन सा मिरर देगा, सेम ही साइज का, सेम साइज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब मैं रख रही हूँ बिटवीन सी एंड, यहाँ पे मैं बिटवीन एफ एंड सी रख रही हूँ। ठीक है, एफ एंड सी रख रही हूँ, यानी यहाँ पे मेरी जो इमेज हो जाएगी वो बहुत ही लार्ज बन जाएगी। ठीक है, यहीं पे अगर बात करूं कि अब मैं सिर्फ एफ पे रख रही हूँ, तो यहाँ पे याद रखना, एफ पे रखने के बाद क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज देगी मुझे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बिटवीन एफ एंड पी, अगर मैं एफ एंड पी पे रख रही हूँ तो भी मुझे एन लार्ज, यानी लार्ज ही पिक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है, ये पी है, क्वेश्चन बस इसी पूरे में से आएगा। क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने कॉनकेव मिरर रखा है सी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर कॉनकेव मिरर मैंने रखा है सी पॉइंट पे, तो इमेज की साइज कैसी होगी। तो ये याद रखना, ऑप्शन में अगर सेम इमेज दे रखा है, सेम साइज ऑफ इमेज दे रखा है, तो यही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछ ले कि मैंने कॉनकेव मिरर बिटवीन एफ एंड सी रखा है, तो इमेज कैसी बनेगी, तो याद रखना ये एन लार्ज बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉनकेव हो गया, अब मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूं, कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर का सिंपल सा रिव्यू, अगर वो, क्योंकि इसमें तीन चीजें ज्यादा पूछी जाती है, अगर वो एफ पे है तो इमेज बनेगी हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, लेकिन अगर इमेज मेरी बिटवीन पी एंड एफ पे रख दूं, तो मेरी डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, ये भी हो जाएगा। अगर मैं
कॉन्वेक्स मिरर सी पॉइंट पे रख दो तो मेरी रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेम साइज लिख लो। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ चीजें जो है ये याद रख। रिफ्रैक्शन की बात करिए, एक मीडियम से दो मीडियम पे जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पे अगर रे ऑफ लाइट की बात करूँ तो रे ऑफ लाइट याद रखना कि हमेशा रेयर टू डेंसर जाएगी। ठीक है, और जब वो रेयर टू डेंसर जा रही है, मैं क्या रही हूँ यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने बोला रे ऑफ लाइट के बारे में, रे ऑफ लाइट। ठीक है, अगर कभी भी रे ऑफ लाइट है यानी वो रेयर से जा रही है डेंस की तरफ। ठीक है, तो जब वो रेयर से डेंसर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्लो हो जाएगी, बिकम स्लोअर। ठीक है, ये चीज याद रखनी। लेकिन अगर यही चीज डेंसर से रेयर जाएगी कोई लाइट, तो वो क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर लाइट को मैं डाल कहीं पे, ठीक है, अगर वो रेयर से डेंसर है तो क्या होगा, स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर डेंसर से रेयर डाल दो तो वो स्पीड अप हो जाएगी, यानी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। पावर के बारे में देखिए, अच्छा मैंने आइस के बारे में, आइस का डायग्राम भी मैंने बनवाया था बायोलॉजी की क्लास में। ठीक है, वो क्लास देख लेना, लेकिन क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं, हर साल ही आ रहे हैं। ठीक है, यहीं पे मैं कुछ आइस के बारे में तीन टर्म बता दे रही हूँ, ये भी आप लिख लो इसी क्लास में। ठीक है, एक मिनट। हम्म, हम्म, हमने लास्ट टाइम जो बायोलॉजी में आइस की क्लास ली थी, जहाँ पे मैंने आइस का डायग्राम बना के साथ साथ आपको प्यूपिल, रेटिना के बारे में सबको समझाया था। ठीक है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप लिख लो कि आइस की ना कुछ डिफेक्ट्स ऑफ आइस लिख लेते हैं यहाँ पे। मेरे साथ साथ लिखो डिफेक्ट्स ऑफ आइस। ठीक है, हम तीन तरीके के लेंस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मायोपिया हो या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो या फिर प्रेसबार। यहाँ लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है मेरा मायोपिया। ठीक है, ये क्या होगा, मेरी जो पास की चीज है वो दिखेगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लोगों को ना पास की चीज नहीं दिखती है, तो उसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये है सबसे पहला लेंस मायोपिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे पास वाली चीज को दिखाते हैं, यानी नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे जो लेंस यूज होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, क्योंकि मैंने ऊपर ही पढ़ा है कॉनकेव लेंस क्या करती है, वो बड़ी करके दिखाती है। ठीक है, डाइवर्जिंग होती है, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस होता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ हाइपरमेट्रोपिया की, नेक्स्ट लिख लो, दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी जो दूर की मतलब कोई चीज दूर की नहीं दिखती है तो उसको हम ये वाला लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फार की चीजें यानी जो दूर की चीजें हैं उसको दिखने में देखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूर की चीज देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पे कौन सी लेंस यूज होगी, ये मेरी होगी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग में होती है। अगर मैं बोलूँ किसी की मैंने पढ़ ली कि किसी की पास की आंख नहीं, मतलब किसी को पास की चीज नहीं दिखती तो ये लेंस यूज करेंगे, किसी को दूर की नहीं दिखती तो ये लेंस यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी को दोनों ही नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास लेंस है, वो है हमारी प्रेस। ठीक है, ये चीज याद, जो कि हम ज्यादातर ये ना बोथ है, बोथ, चाहे आपकी पास की आंख कमजोर हो या फिर दूर का नहीं देख पा रहे हो, तो आपको हम यही लेंस यूज करने के लिए देते हैं। ठीक है, ये हमारी ओल्ड एज में ज्यादातर बुजुर्गों को लगती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, बाय फोकल लेंस होती है, जिसमें बाय फोकल लेंस
ठीक है, जिसमें हम अपर कनकेव एंड लोअर कॉन्वेक्स दोनों ही चीज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3 टर्म जो उस दिन आइस के बायोलॉजी की क्लास में रह गई थी, ये उसमें आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये होता है प्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक रेज आती है और यहाँ पे 3 लाइट हमें देखने को मिलती है, सॉरी 7 लाइट्स देखने को मिलती है। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ, ये हमारी कुछ होती है रेनबो की कलर। ठीक है, जो कि प्रिज्म में भी हमें देखने को मिलती है। जब आप प्रिज्म बनाओगे और उसमें लाइट दोगे तो यही चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म में मैं 2 3 पॉइंट लिखवा रही हूँ, वो लिख लो। सबसे ज्यादा स्पीड में कौन सी लाइट, कौन सा कलर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये है हमारा रेनबो। मैक्सिमम स्पीड में, सबसे ज्यादा स्पीड में कौन सा कलर देखने को मिलेगा, तो वो है हमारा रेड। यहीं पे अगर मैं मिनिमम स्पीड की बात करूँ तो सबसे कम हमें वॉयलेट देखने को मिलता है। ठीक है, यही अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग जो होगी वो है हमारी वॉयलेट। अगर मिनिमम बेंडिंग की पूछूं तो मिनिमम बेंडिंग होगी रेड। ठीक है, तो ये कुछ टर्म याद रखना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड तो पता ही है। ब्लू कलर ऑफ स्काई आपको पता है, वो स्कैटरिंग ऑफ स्काई होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता ही है, फिर से बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हम मेरी फिजिक्स की क्लास खत्म होती है। ठीक है, आप इसको बार बार रिवाइज करिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ तो बहुत ही ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।